ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज इंडिया की ग्रोथ स्ट्रेटजी इन बिटवीन इंडियाज ग्रोथ स्ट्रेटजी इन बिटवीन 1950s to 1990s, its characteristics यानी कि फीचर्स, its pros यानी गेन्स एंड इट्स कॉन्स यानी कि लॉसेस। हमें नुकसान क्या हुआ और हमें फायदे क्या हुए। तो यहां पर अगर सबसे पहले बात की जाए फीचर्स क्या थे भारत की स्ट्रेटजी के, तो यहां पर सबसे पहले इन आईपीआर का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। यह भारतीय सरकार का एक प्रकार का रोड मैप था टू डेवलप इंडस्ट्रियल बेस इन इंडिया। इसके द्वारा सबसे बड़ी चीज जो की गई वो था गवर्नमेंट वॉज गिवन द प्राइमरी रोल while private sector was awarded supportive और सेकेंडरी रोल। यानी देश के डेवलपमेंट, देश में इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का जो दारोमदार था, पूरी जिम्मेदारी थी, वो एक तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में आ गई थी। गवर्नमेंट वॉज इन द ड्राइविंग सीट व्हाइल द प्राइवेट सेक्टर वॉज ओनली अ कंडक्टर। मतलब कि उसका काम बस इतना था कि सरकार जो बोले, लगभग उन कामों में सरकार की मदद करते रहना, सरकार की हेल्प करते रहना। हमारा देश ना एक ऐसा देश था जहां पर लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो इट वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट एक लीडिंग रोल प्ले करे और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करे कैपिटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। इसीलिए सरकार ने आईपीआर रेजोल्यूशन 1956 के अंदर यह तय कर लिया कि देश में आर्थिक विकास और देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ज्यादातर निवेश सरकार के द्वारा ही किए जाएंगे। गवर्नमेंट ने यहां पर 3-fold क्लासिफिकेशन कर दिया इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्री 3 प्रकार की बना दी और देश के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में पीएसयू ने मेन रोल प्ले किया। पीएसयू समझते हो? पीएसयू का मतलब, पी का मतलब है पब्लिक, एस का मतलब है सेक्टर और यू का मतलब है अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे नाम सुना होगा एलआईसी, जैसे ओएनजीसी, जैसे भेल और सेल। स्टील बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए, पेट्रोलियम के लिए, इंश्योरेंस के लिए सरकार ने बहुत सारी कंपनियां बनाई और इन्होंने भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम शुरू किया था खास तौर पे। साथ ही साथ में इंडिया अडॉप्टेड प्लान्ड एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो दो खूबी तो तुमने पहचान ली कि भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं का रास्ता चुना, छोटे छोटे टारगेट को लंबे समय में अचीव करने के लिए। मिक्स्ड इकोनॉमी चुना, गवर्नमेंट को प्राइमरी रोल दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया गया। पहले लिख देता हूं, उसके बाद आराम से करना, ठीक है बच्चों? उसके साथ साथ more focus was given on import substitution। अच्छा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? दैट इज प्रोडक्शन विद इन द
कंट्री rather than importing, यानी विदेशों से सामान मंगवाने के बजाय चीजों को देश में ही प्रोड्यूस करने की कोशिश करना। और हमारे देश की इकोनॉमी ने क्या फीचर शो किए 1950 से 1990 के दौरान, तो यहां पर licensing was introduced in private sector to promote regional बैलेंस इन डेवलपमेंट, यानी विकास के क्षेत्र में रीजनल बैलेंस को प्रमोट किया जा सके। पता होगा ऑलवेज वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिमेन मोर डेवलप्ड देन द ईस्ट, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वॉज हिस्टोरिकली मोर डेवलप्ड देन ईस्ट। तो गवर्नमेंट ने लाइसेंसेस को इंट्रोड्यूस किया ताकि बैकवर्डेड रीजन इन ईस्ट वर प्रमोटेड थ्रू लाइसेंसिंग। तो लाइसेंसिंग के माध्यम से ईस्ट में मौजूद स्टेट जैसे छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार और उसके साथ उड़ीसा को प्रमोट करने की कोशिश की गई ताकि वहां पर भी विकास की लहर को लाया जा सके। तो यहां पर कोई पूछे कि 1950 से लेकर 1990 के दौरान भारत के अंदर क्या हुआ, बच्चों हरदम याद रखना 1950 से लेकर 1990 का दौर भारतीय औद्योगिकरण के एक नई नीति को दर्शाता है। भारत की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, आजादी के तुरंत बाद अपनाई गई नीति, और दूसरा काल था जो 1956 से 1991 के दौरान भारत में अपनाई गई। 1956 से 1991 के दौरान हुआ क्या था, भारतीय सरकार ने यह तय कर लिया कि देश के अंदर विकास की धुरी, विकास की सीट को सरकार ही आगे बढ़ाएगी। सरकार ने 4 प्रमुख काम के, मेन पॉइंट याद रखना, 4 पॉइंट। सबसे पहले सरकार ने प्राइमरी रोल खुद को दिया, सेकेंडरी रोल प्राइवेट सेक्टर को दिया। प्राइमरी रोल खुद को, सेकेंडरी रोल प्राइवेट सेक्टर को। दूसरा काम क्या किया सरकार ने लाइसेंसिंग राज को इंट्रोड्यूस किया ताकि बैकवर्डेड रीजन के अंदर, पिछड़े क्षेत्रों के अंदर विकास को बढ़ावा दिया जा सके। और तीसरा काम सरकार ने जो किया वो ये था बच्चों, हमारे देश के अंदर मोर फोकस वॉज गिवन ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम कैश क्रंच कंट्री थे, देश के अंदर ज्यादा विदेशी मुद्रा था नहीं। हम फॉरेन करेंसी, पाउंड, डॉलर, यूरो, युआन कहां से कमाते, देश के पास बेचने के लिए अनाज के अलावा और कुछ था नहीं, और अनाज हमारे खाने के लिए पर्याप्त नहीं था, तो बेच क्या पाते, और जब बेच ना पाते तो फॉरेन करेंसी कहां से आती, और फॉरेन करेंसी नहीं थी तो अब सामान को खरीदे कहां से। तो हमारी गवर्नमेंट इस बात पर फोकस करती थी कि ज्यादा से ज्यादा देश के अंदर ही चीजों को प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाए। तो 1956 से 1990 का काल एक ऐसा काल था जब हमने सब कुछ अपने ही देश में बनाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। एक छोटी चप्पल से लेके एक बड़े जहाज तक भारत ने खुद बनाने की कोशिश करी। तुम्हें लगता है भारत का पहला जो फाइटर जेट है हमने तेजस बनाया सन 2000 में? नहीं, भारत का पहला फाइटर जेट हमने सन 1983 में बनाया था और उसका नाम था हाल मारूत। क्या नाम था? हाल मारूत। वो तो हमारी सरकार और हमारे घूसखोर जो क्या बोलते हैं अधिकारी हैं, उनकी मार थी कि वो जहाज कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नहीं तो भारत सच मायनों में अगर इस चीज पर काम करता रहता, अनसक्सेसफुल होने के बावजूद भी लगा रहता, तो शायद भारत में भी एक डेवलप्ड एरोनॉटिकल इंडस्ट्री होती और शायद चीन की तरह आज भी हम बहुत सारे जहाजों को बना पाते। ये चीज हमने अच्छी करी थी, डिफेंस के हथियार के क्षेत्र में हमने विकास करना शुरू कर दिया था। 5वां फीचर जो इस फील्ड में था वो क्या था? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज were developed to build infrastructure and basic industries
while small scale industries were promoted, small scale industries were promoted to increase employment। देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी थी। कहते हैं हर 3 में से 1 आदमी उस समय भारत के अंदर बेरोजगार था। अराउंड 33% ऑफ द टोटल लेबर फोर्स वाज अनएम्प्लॉयड। तो देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सके, इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक इंडस्ट्री डेवलप हो सके, जैसे कि सीमेंट, आयरन एंड स्टील और पावर। इसलिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पर फोकस किया गया। हमें दोनों चीज चाहिए थी, हमें लोगों के लिए रोजगार भी चाहिए था और उसी के साथ साथ में हमें यह भी चाहिए था कि देश का बेसिक आधारभूत ढांचा डेवलप हो जाए। तो हमने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पर फोकस किया, साथ ही साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी प्रोडक्शन प्रोवाइड किया। प्रोडक्शन कैसे प्रोवाइड किया गया? इनको टैक्स हॉलीडेज दिए गए, साथ में सब्सिडीज प्रोवाइड की गई ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देश में तेजी से ग्रो कर सके। तो ये तो फीचर्स हो गए। 1950 से लेकर 1990 के दौरान भारतीय इकोनॉमी ने किस तरीके से रिजेंबलेंस शो किया और किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले खूबी मैंने बताई आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। दूसरा मैंने बताया कि इंडिया अडॉप्टेड प्लान्ड इकोनॉमी एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर मैंने बताया मोर फोकस वाज गिवन ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रादर देन इंपोर्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चौथी चीज मैंने बताई लाइसेंसिंग वाज इंट्रोड्यूस इन प्राइवेट सेक्टर टू प्रमोट रीजनल बैलेंस इन डेवलपमेंट बिकॉज वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाज हिस्टोरिकली मोर डेवलप्ड देन द ईस्ट, देन बैकवर्डेड रीजन इन ईस्ट वर प्रमोटेड थ्रू लाइसेंसिंग। जैसे छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में विकास के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर लाइसेंसेस को इशू किया। मतलब कोई अगर कहता है कि हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी है और हम इन राज्यों में इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए तैयार हैं, उन्हें आसानी से लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाता था रादर देन अदर स्टेट्स। फिर आखिरी में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया ताकि देश में बेसिक इंडस्ट्रीज डेवलप हो सके, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी प्रोडक्शन और साथ में सपोर्ट प्रोवाइड किया गया ताकि देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सके। अब आखिरी के 2 पॉइंट बचे हैं बच्चों, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स दूसरे पार्ट में बनाऊंगा, नहीं तो ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बताया? प्रोस। तो इसके प्रोस क्या थे, फायदे क्या हुए बच्चों? 1950 से लेके 1991 के बीच में भारत ने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को यूज किया उसके फायदे क्या थे? तो हमारी स्ट्रेटजी ने जो हमें फायदे यील्ड करके दिए उनमें से सबसे पहला यह था कि जहां आजादी के समय हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत कम कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रीज का। हमारे देश में जूट और कॉटन को छोड़ के, ध्यान देना, जूट और कॉटन को छोड़ के और कुछ ना के बराबर ही प्रोड्यूस हुआ करता था। लेकिन पहली बार यह देखने को मिला कि भारतीय इंडस्ट्रीज एक्सपोनेंशियली कई सारे फील्ड में डाइवर्सिफाई होती चली गई। हमारे देश में अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया, स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए, साथ ही साथ में पावर मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और बहुत सारी चीजें देश में बनने लगी। और जो कंट्रीब्यूशन 1950-51 में टोटल इकोनॉमी का 13% था, वो सन 1990-91 में बढ़ के 24.6% हो गया। मतलब देश में अगर 100 रुपए की चीज बन रही थी तो 1951 में 13 रुपए की सिर्फ इंडस्ट्रीज में बन रही थी, और 1991 तक ये बढ़ के 24.6 रुपए हो गया। कितना हो गया? 24.6। ये बहुत बड़ी ग्रोथ थी, लगभग 2 गुना इंडस्ट्री हो चुकी थी हमारे देश में। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरी अचीवमेंट क्या थी हमारी, दूसरा प्रो क्या था, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। हर एक सेक्टर में हमने डाइवर्सिफिकेशन देखा। जहां एक तरफ देश में कॉटन और जूट के अलावा कुछ प्रोड्यूस नहीं होता था, अब देश के अंदर बहुत सारी शुगर मिल लगी, यानी चीनी बनने लगी। देश के अंदर सीमेंट इंडस्ट्री सेटअप हुआ, देश में बहुत सारा सीमेंट बनने लगा। स्टील इंडस्ट्री सेटअप हुआ, पावर जनरेशन स्टार्ट हो गया। पीएसयू के थ्रू, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के थ्रू हमारे देश में ऑयल रिफाइनरीज पहली बार बनी। साथ ही साथ में देश के अंदर डिफेंस इक्विपमेंट हम बड़े पैमाने पे बनाते नहीं थे, लेकिन कुछ हमने असेंबलिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। और उसके साथ साथ में देश के अंदर पहली बार सनराइज इंडस्ट्रीज का बूम देखने को मिला हमें। जैसे
देश में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, हाउस होल्ड कंज्यूमर इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, जैसे बच्चों पहली बार तुम्हें साबुन देश में अच्छे बड़े पैमाने पे बनने लगा, साथ ही साथ में टूथपेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक में टीवी, रेडियो, और साथ ही साथ में देश में पहली बार मोटर इंडस्ट्री भी आ गया, जिसमें ट्रक और कार वगैरह मैन्युफैक्चर हो रही थी। याद है एचएम मोटर्स, हिंदुस्तान मोटर्स, एम्बेसडर, पूरे देश के अंदर बड़े पैमाने पे एम्बेसडर गाड़ियां छा गई थी। अरे तिरंगा मूवी देखी है? तो तिरंगा मूवी के अंदर वो जो ब्लैक कलर की गाड़ी होती है जो नीचे से खुलती है, तो नाना पाटेकर और वो दोनों ही उसमें निकल जाते हैं, होता नहीं पाइपलाइन में, तो टैक्सी में चलती है। आज भी तुम कोलकाता में देखोगे तो बहुत सारी गाड़ियां टैक्सी में चल रही हैं, ये वाली। और उस समय नेता वगैरह भी, अभिनेता वगैरह भी इसको इस्तेमाल किया करते थे। साथ ही साथ में तुमने देखो बजाज इसी समय में आया था, हमारा बजाज, वेस्पा भारत के अंदर पहली बार आया था। अभी भी अगर तुम उत्तर प्रदेश या राजस्थान में चले जाओगे, वहां कुछ अजीब से बहुत पुराने जमाने के ऑटो मिलते हैं, कुछ इस तरीके से उनका मुंह होता है आगे से यू करके, इस तरीके से टायर लगा होता है उसमें, देखा है कि नहीं देखा? यू करके जा रहा होता है। अब नहीं देखा होगा तुमने, बहुत सारे इलाकों में बिल्कुल ही बैन हो चुके हैं, लेकिन वो उस समय भारत में पहली बार मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हुए थे। तो हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों के अंदर इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन आया। अभी इंडस्ट्री सेटअप कहां पर हो रही थी? तो कुछ इलाके डेवलप हुए हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रीज को लेकर, जैसे नाम सुना होगा राउरकेला, बहुत फेमस जगह है। एक जगह तुम्हारी दैट इज कॉल्ड दुर्गापुर, जमशेदपुर और भिलाई। ये है तुम्हारा क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, जमशेदपुर झारखंड के अंदर, बाकी वेस्ट बंगाल के अंदर और उड़ीसा के अंदर। ये सभी बच्चों कोयले की खदान और लोह के भंडार के नज़दीक मौजूद इलाके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री मौजूद है। आज भी इन इलाकों में जाओगे तो 10 में से 8 लोग इन्हीं फैक्ट्रियों में काम करते हुए तुम्हें मिलेंगे। तो देश में बहुत सारी अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री सेटअप हुई और देश के अलग अलग इलाके इंडस्ट्रियों के लिए जाने लगे पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन हम ये अकेले कभी भी नहीं कर पाते, हमारी बहुत सारे देशों ने मदद करी, जैसे वेस्टर्न जर्मनी ने, फ्रांस ने, अमेरिका ने, यूएसएसआर ने। इन देशों के फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल हेल्प के कारण भारत में बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया। ठीक है ना बच्चों? कोई बोले 1950 से 1990 के बीच में हमने क्या अचीव किया, तो बोलोगे पहले तो देश की टोटल इकोनॉमी में इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 13% से 24.6% कर दिया। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन अचीव किया, देश के अलग अलग इलाकों में नई इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, और साथ ही साथ में देश में लगभग पिन से लेके बहुत सारी चीजें हमारे देश में खुद ही मैन्युफैक्चर हम करने लग गए। एक और चीज जो हमने अचीव करी वो क्या था भाई? ग्रोथ। मैंने यही चीज बता दी तो चौथा पॉइंट ही हो गया तुम्हारा। यहां पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और उसके बाद आता है बच्चों तुम्हारा दैट इज स्मॉल क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सर्व्ड इट्स पॉइंट एंड प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। करोड़ों भारतीयों के लिए नौकरियां जनरेट हुई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलप होने की वजह से भारत डाइवर्सिफाई हो सका, अपनी जरूरतों की चीजें खुद बना सका, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलप होने की वजह से देश के लोगों के लिए बेरोजगारी कम हुई, नौकरियां पैदा हुई, काम मिला उनको। बस खत्म, 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। ठीक है? ठीक है बच्चों, तो यहां पर 1950 से लेके 1991 के बीच में जो हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसी अपनाई इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की, उसकी कमियां क्या थी, कहां पर वो फेल कर गया। ध्यान से सुनना सारे के सारे बच्चों।
पहली प्रॉब्लम एक्सेसिव डोमिनेंस। एक्सेसिव डोमिनेंस का मतलब है कि सरकार लगभग हर एक जगह पर मौजूद थी। सरकार ने छोटी छोटी चीजें जैसे जूते, चप्पल और ब्रेड बनाना शुरू कर दिया। भाई गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब प्रशासन, लोगों के लिए सुरक्षा, लोगों के लिए पीस, लोगों के लिए पब्लिक एमिनिटीज जैसे कि पार्क और साथ में सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। जूते चप्पल बनाने का काम तो हरदम से आम लोगों के द्वारा किया जाता रहा है, सरकार को उसमें घुसने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन सरकार अपना काम बढ़ाते जा रही थी। दूसरी चीज, पब्लिक सेक्टर की जो मोनोपोलीज थी वो लोगों के ऊपर ही डेड सोशल वेट बन गई थी। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट जनरेट कर नहीं रहे थे। लाखों लाख का, ये कई बार करोड़ों करोड़ का लॉस करते थे, जिसको पब्लिक के पैसे से यानी टैक्स से फुलफिल किया जाता था। लाइसेंसिंग हमारे देश में इंट्रोड्यूस तो की गई, लेकिन अपने रिश्ते नाते निकलवा कर और दबाव बनाकर सिर्फ बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस उस लाइसेंस को अचीव कर पाते थे। तो लाइसेंसिंग का बेनिफिट सिर्फ अमीर लोगों को हुआ, जिनके पॉलिटिशियंस के साथ में अच्छे संबंध मौजूद थे, उनको लाइसेंस मिल जाता था। बाकी छोटा व्यापारी कभी लाइसेंस पा ही नहीं पाता था। लैक ऑफ क्वालिटी, देश में बनने वाला सामान, क्योंकि भाई मेरी बात सुनो, आज तुम भारत में देखोगे कितनी बेहतरीन गाड़ियां बनती है। महिंद्रा, टाटा की गाड़ियां देखो, आज वो दुनिया भर की गाड़ियों को टक्कर देती है। लेकिन क्यों? क्योंकि उनका कंपटीशन वैसा है। अगर आज महिंद्रा अच्छी गाड़ी बनाना बंद कर दे, आज टाटा अच्छी गाड़ी बंद कर दे बनाना, तो तुम कस्टमर्स के पास ऑप्शन है, तुम किया की गाड़ी ले लोगे, ह्युंडई की गाड़ी ले लोगे, होंडा की गाड़ी ले लोगे या मारुति की गाड़ी ले लोगे। तो यहां पर इनकी मजबूरी है कि इनको अच्छी गाड़ी बनानी पड़ेगी। उस समय में डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कोई कंपटीशन ही नहीं था, मतलब कूड़ा बना के भी बेचे तो क्योंकि अकेले हैं, आदमी को खरीदना ही पड़ेगा। तो इस वजह से ये बैड क्वालिटी कस्टमर को इंड्यूस नहीं करती थी, उत्सुक नहीं करती थी, वो एक्साइटेड फील नहीं करता था सामान को खरीदने के लिए। और इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन देश में एक फेल्ड पॉलिसी साबित हुआ। चले थे फॉरेन करेंसी को बचाने, लेकिन असलियत में हमारी जेब से फॉरेन करेंसी ही स्लिप हो गई और देश एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया जिसको बोलते कैश क्रंच सिचुएशन, जहां पर हमारे पास कुछ महीनों के इंपोर्ट के लिए भी पैसे अवेलेबल नहीं थे। इवेंचुअली देश को IMF के पास जाना पड़ा ताकि हमें बेल आउट पैकेज मिल सके और हमारा देश इस तरह की परिस्थिति से बाहर निकल सके, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो तुम्हारा चैप्टर लगभग खत्म। कोई डाउट किसी बच्चे को? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेटा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक पॉलिसी है जिसके अंदर गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि रैदर देन इंपोर्टिंग आर्टिकल्स एंड कमोडिटीज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी मस्ट प्रोड्यूस इट विद इन द कंट्री। जैसे जूते हैं, कपड़े हैं, आज दुनिया भर से भारत के अंदर बन के आते हैं। तो सरकार ने तय किया कि जो भी चीज़ हम अपने देश में बना सकते हैं वो क्यों विदेशों से मंगवाएं। उन चीज़ों पर गवर्नमेंट ने इतना टैक्स बढ़ा दिया कि विदेशों में बनने वाली चीज़ें देश में अनअफोर्डेबल हो जाए, लोग खरीद ही ना पाए उसको। और इससे मजबूर होके जो देश के लोग हैं वो देश के व्यापारियों के पास जाएंगे और उनसे उनका सामान खरीदेंगे। इससे हमारे देश के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा तो हुआ, लेकिन क्वालिटी और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था वो मैच नहीं कर पाते थे। इसलिए इंसान एक बार सामान खरीदता था, लेकिन उससे वो ज़्यादा संतुष्ट ना होने के कारण लंबे समय तक वही प्रोडक्ट यूज़ करता रहता था, उसको बार बार रिपीट नहीं करता था, खरीदता नहीं रहता था। समझे कि नहीं समझे? आज एक जैकेट होने के बावजूद हम 4 जैकेट खरीद लेते हैं, क्योंकि हर जैकेट एक दूसरे से डिफरेंट है, उसका अलग रंग, अलग क्वालिटी और दिखने में डिफरेंट लगती है। अगर तुम्हें एक जैसी जैकेट मिले तो हर बारी जब तुम जाओ दुकान पर तो तुम कहोगे जब मेरे पास ऐसी ही जैकेट पहले से पड़ी है तो मैं दोबारा इसको क्यों लूँ? समझे कि नहीं? ड्राई क्लीन करवा लूंगा, वही नई जैसी हो जाएगी। तो देश में ये दिक्कत थी, सारी गाड़ियाँ सड़कों पर चलती थी, सब एक जैसी होती थी, तो किसी को नई गाड़ी खरीदने का मन ही नहीं करता था। आज किसी के पास पुरानी मॉडल की गाड़ी है, नई गाड़ी आ गई नई फीचर्स के साथ में, तो उसको नई गाड़ी खरीदने का मन कर जाता है। उसमें बिना सनरूफ वाली गाड़ी, अगली गाड़ी में सनरूफ आ गया, वो भी पैनोरामिक, तो उसको नई गाड़ी खरीदने का मन कर जाता है। और यही चीज़ होती है जो कि कंज्यूमरिज्म को जन्म देती है। कंज्यूमरिज्म है क्या? कंज्यूमरिज्म इज अ कॉन्सेप्ट इन विच पीपल आर मोर इंड्यूस्ड टू बाय न्यू थिंग्स। लोग और चीज़ें खरीदने के इच्छुक होते हैं। जैसे आज तुम देखो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, कितने सारी चीज़ों के माध्यम से तुम्हें और चीज़ें खरीदने के लिए तैयार किया जाता है, और इसी को कंज्यूमरिज्म कहते हैं। और ये तभी आता है जब प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी और स्टैंडर्ड होगा। क्या होगा? क्वालिटी और स्टैंडर्ड। ये PSU कभी नहीं दे सकता, हरदम प्राइवेट सेक्टर देता है, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कंपीट करते हैं अपने सामान को बेचने के लिए। समझे कि नहीं?